Hello students, how are you? Today we have discussed chapter 6 lines and angles. इसके पहले चैप्टर 1, 2, 3, 4 पीछे के चैप्टर्स हमने अपने पहले की वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर किसी को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी प्लेलिस्ट में जाएं और वो वीडियो आपको मिलेगी। आज हम बात करेंगे चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या होगा। पहले तो कुछ कंसेप्ट्स, फिर क्लास 9th की ज्योमेट्री क्लास 8th जैसी नहीं होगी, बहुत सारे चेंजेस होंगे यहाँ पर, उनके बारे में बात करेंगे वन बाय वन। तो देखो, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि जो भी चैप्टर का नाम होता है उस नाम में बहुत कुछ दे रखा होता है, मतलब पूरे चैप्टर के बारे में उस नाम में हुआ करता है कि क्या क्या हम सीखने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा लाइंस, तो लाइंस, व्हाट इज द लाइंस? या हालांकि ज्योमेट्री में लाइंस बताया कि व्हाट इज द पॉइंट, लाइन, रे, सेगमेंट, ठीक है। तो these are the some basic concept we already studied in the Euclid geometry, but still we have discussed some more points here. तो पहले तो लाइंस होता क्या है? लाइन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स व्हिच कैन बी इंक्रीज एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शंस। मतलब लाइन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स का क्या मतलब? पॉइंट्स का एक सेट है जो कि दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ाया जा सकता है, आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, जहां तक इच्छा हो वहां तक लाइन बढ़ाई जा सकती है। उसको हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। एक लाइन के कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते, नो एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, तो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन। ये किसकी बेसिक बात है, ठीक है। जैसे हमें जरूरत है तो हम इस साइड भी बढ़ा सकते हैं, जरूरत है तो हम इस साइड भी बढ़ा सकते हैं। तो पहले की क्लासेस में जैसे लाइन ये हुआ करती थी, हम इसको ए बी जैसे रिप्रेजेंट किया, तो ए बी लिखा, इसके ऊपर एरो मार किया, ठीक है ना, या एल, एक सिंगल वर्ड एल से इसको डिनोट किया। तो यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, वी सिंपली हैव टू राइट द लाइन, इफ यू राइट द लाइन ए बी देन लाइन ए बी है, ठीक है। फिर क्या होता है कि ये तो लाइन थी, फिर रे है। रे क्या होता है? और रे क्या होता है? ए पार्ट ऑफ लाइन इज सेड टू बी, ये लाइन हुई। रे क्या होगा? जिसको कि एक डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता है, मतलब रे का एक ओरिजिन होगा। जैसे सन है, सन से रे जा रही है तो सन इज द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द रे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा क्या होगा कि मैंने इसको इस साइड इंक्रीज किया, यानी एक तरफ एरो डाला और दूसरी तरफ ये डॉट लगा दिया, यहाँ पर ओ लिख लिया, यहाँ पर ए लिख लिया, तो ये क्या है? रे है, रे। और रे सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता है। एक सोर्स ऑफ ओरिजिन होगा, यानी ये सोर्स ऑफ ओरिजिन है, इनिशियल पॉइंट है इसका, और ये इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है कि इंक्रीज कर रही है, तो ये इसको हम क्या कहेंगे? रे कहेंगे। इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। और रे का एक एंड पॉइंट होता है और वन डायरेक्शन में ये एक्सटेंड किया जा सकता है, एक्सटेंड चाहे तक किया जा सकता है, ठीक है, उसको हम रे कहते हैं। फिर क्या होता है कि एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? पार्ट ऑफ द लाइन, अ पार्ट ऑफ लाइन, अ पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है। यानी जैसे ये लाइन है तो ये मैंने ए बी लिख लिया, ये ए बी, इसका यहाँ पे दोनों तरफ एंड पॉइंट्स हैं, इसको नाम डाल दिया। तो इसका ये किसी भी डायरेक्शन में इंक्रीज नहीं किया जा सकता है, ये नाइदर एक्सटेंड टू द टुवर्ड्स द ए नॉट टुवर्ड्स द बी। तो इसको हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसको भी इसी तरीके से डिनोट करेंगे कि ए बी ये हो गया, ठीक है। अब एक पॉइंट ही रह गया, उसको भी लिख देते हैं कि बट द पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? A figure which have no length, no width and no height is said to be point। मतलब एक ऐसा फिगर जिसकी न तो कोई मेजरमेंट्स नहीं होती, न तो लेंथ है, कोई हम जो है वर्नियर कैलिपर से तो मेजर करेंगे नहीं, ठीक है। तो क्या है कि रे, वो पॉइंट जो है एक शार्प डॉट ड्रॉन बाय द पेंसिल ऑन द प्लेन सरफेस इज सेड टू बी द पॉइंट, ठीक है। इसको डॉट भी कह सकते हैं हम। तो इसकी न तो इस फिगर की न तो लेंथ है, न ब्रेथ है, न हाइट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें कोई भी मेजरमेंट नहीं है।
यानी एक ऐसा फिगर जिसकी कुछ भी मेजरमेंट नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो पॉइंट, लाइन, रे और लाइन सेगमेंट। अब आगे की बात है कि मैंने यहाँ पे लिखा कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स कि if 3 or more than 3 points, if 3 or more than 3 points, more than 3 points lie on the same straight line, same, ये ST का मतलब straight, straight line, then points are collinear, then points are said to be collinear points। ठीक है, तो ये मान लो हमारे एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, तो इस पे अगर इस तीन तरीके से ये वो 3 पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए, इनके नाम डाल दिए ABC, तो देखो एक लाइन पर ये तीनों पॉइंट कभी नहीं आएंगे। एक लाइन पर ये तीनों पॉइंट कभी नहीं मार्क किए जा सकते। तो इस टाइप के पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। और अगर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। जैसे इन तीनों को क्या है कि एक लाइन में फिर से बना लेते हैं, नॉन कॉलिनियर बता रहा था। तो ये आ गया मेरा क्या है? A, B और C, ये 3 पॉइंट्स हैं, तो ABC आर collinear points। If 3 or more than 3 points are lie on the same straight line, then points are said to be collinear points। ठीक है, तो इस फिगर में ABC किस तरीके के पॉइंट है? collinear points है। नॉन collinear क्या होते हैं? जो कि एक लाइन पर नहीं लाई करते हैं, जो हमने पहले बना दिए थे, नॉन collinear points। ठीक है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरीके से हमने पुट कर दिए एक प्लेन सरफेस पर, तो तीनों ABC एक लाइन में कभी नहीं आएंगे। तो इस टाइप के पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो यहाँ तक तो बात थी लाइंस की। अब ये लाइन में बहुत तरीके की लाइंस आएंगी, उनमें रिलेशनशिप आएगा। तो हम पहले एंगल जानेंगे और फिर एंगल के साथ में लाइंस का रिलेशनशिप जानेंगे। ठीक है, देखो इस चैप्टर में बेटा क्या होगा कि लाइंस है, एंगल्स भी है, तो लाइन भी होंगे और एंगल्स भी होंगे। तो लाइंस, अब पैरेलल लाइंस भी होती हैं, ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइंस भी होती है, इंटरसेप्ट भी लाइंस होती हैं। तो ये सारी तरीके की लाइंस इस चैप्टर में यहाँ पर एक्सप्लेन की जाएंगी, प्रूफ की जाएंगी कि कौन सी पैरेलल है, कौन सी पैरेलल नहीं है, उनकी कंडीशंस होंगी, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस होगी। वो धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे की तरफ आएगा। ठीक है, फिर ये एंगल्स हैं, बहुत सारे तरीके के, बहुत समय से एंगल्स पढ़ रहे हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है ना। तो उस टाइप के पहले तो एंगल्स, फिर वो जैसे स्ट्रेट एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, कंप्लीट एंगल हो गया। तो इस टाइप के भी एंगल्स क्या होंगे कि यहाँ पर होंगे। तो जानते हैं, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो अब हम बात करेंगे एंगल्स की। तो पहले वो एंगल्स जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, तो एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन उनका और फिर रिलेशंस बताएंगे लाइंस और एंगल्स का। भाई देखो, हमने सबसे पहले क्या लिखा कि एक्यूट एंगल लिखा। एक्यूट एंगल हमें पता है कि वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये बनाया। तो आप देखो कि ये एंगल AOB लेस देन 90 डिग्री होगा, तो ये क्या है कि एक्यूट एंगल, यानी एक्यूट एंगल किससे कम होगा, यही लिख देते हैं कि लेस देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, एक्यूट एंगल ऑलवेज भी लेस देन 90 डिग्री, यानी जो 90 डिग्री से कम का हो, यहाँ लिख देते हैं लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, फिर हमारा क्या हुआ कि ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बेटा, जो मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन
लेस देन 180 डिग्री। अगर डायग्राम बनाए तो इस तरीके का बनाया, तो ये एंगल मान लो कि 120 डिग्री का है, या 90 डिग्री, 91 डिग्री का भी है, 90 पॉइंट सम डिग्री का भी है, तो वो क्या होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है। अगर मैं इसका कोई नाम डाल लूँ, ये मान लो x लिख लिया, तो ये x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि 90 डिग्री से बड़ी x की वैल्यू होनी चाहिए और 180 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। ठीक है। ऐसे ही अगर इसका x डिग्री इसका नाम डाल लिया, ये एंगल का नाम x मान लिया, तो x कितना होगा कि x इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है। ये x की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री से कम होगी, यानी हम क्या लिख देंगे कि x इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है। तो इस तरीके की मैथमेटिक की जो लिखा जाता है टर्मिनोलॉजी, वो अभी 9th क्लास तक आई नहीं है, लेकिन इस साल ट्रायंगल जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा, नेक्स्ट वाला चैप्टर होगा, उसमें आएगा इनइक्वलिटी, वहाँ पर हम इसको यूज करेंगे। अब आया ऑब्ट्यूज के बाद मेरा क्या है, सिंपल सा कि राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल क्या होता है बेटा कि कोई एंगल है जिसकी वैल्यू कितनी डिग्री है, 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री वाले को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज को राइट एंगल कहा करते हैं। ठीक है। यानी अगर मैं इसका नाम x लिख लूं, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। देखो ध्यान से, तो ये 3 बेसिक एंगल्स थे जो कि हम बहुत समय से पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारा क्या हुआ कि एक स्ट्रेट एंगल, मान लो यहाँ पर एक लाइन है और ये एक पॉइंट बना लिया, तो ये एंगल कितना है, 180 डिग्री का है। कभी भी हमसे प्रूव कराया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसका नाम मान लेते हैं पहले क्या कि ABC, कि ABC जो स्ट्रेट लाइन प्रूव करो, तो मैं इस एंगल को 180 डिग्री का प्रूव करूंगा। ठीक है। फिर आएगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, हो सकता है कि पहले की क्लासेस में ना हो, तो रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से जो कम का होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहा करते हैं। ठीक है। ये निकाला कैसे जाता है कि ये निकाला जाएगा, मान लो कि जैसे ये बना हुआ है, तो इसका रिफ्लेक्स ये वाला एंगल होगा। अगर ये x डिग्री है तो इसके x डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल ये होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे कि रिफ्लेक्स ऑफ x इज इक्वल टू 360 माइनस x। ठीक है। फिर क्या होता है, कंप्लीट एंगल हुआ करता है। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, जैसे ये एक डॉट रखा हुआ है, यहाँ से ये एक लाइन बना दी, ठीक है, एक रे बना दी, तो इस तरीके से ये पूरा एंगल 360 डिग्री का होगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये कंप्लीट एंगल है। ठीक है। तो कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल हुआ करता है। ठीक है। तो ये तीनों तो हमें पहले से मालूम थे, स्ट्रेट एंगल जाना, रिफ्लेक्स एंगल जाना और कंप्लीट एंगल जाना। ठीक है। तो अब हम पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव कम टू फॉरवर्ड द नेक्स्ट टाइप ऑफ द एंगल्स। देखो, एक और भी एक कंसेप्ट पढ़े होंगे पहले, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, there are two angles whose sum is equal to 90 degree, then angles are said to be complete angles। मान लो कि एक एंगल मैंने ये बनाया और इसकी वैल्यू कितनी डाल दी, मैंने 40 डिग्री डाल दी। ठीक है। और एक एंगल फिर ये बना लिया मैंने इस तरीके से, और इसकी वैल्यू कितनी लिख ली, 50 डिग्री लिख ली। तो AOB PQR, तो ABC प्लस PQR, वो AOB प्लस PQR दोनों मिलकर के कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये पेयर कैसा हो जाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ये पेयर हो जाएगा। ठीक है। तो और ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट भी होता है। अगर ये मान लो कि जैसे इसको मैंने x मान लिया, इसको हमने y मान लिया,
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। एंड x एंड y आर said to be complement of each other मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट को क्या कहते हैं कि पूरा कर रहे हैं। जो 90 डिग्री से कम रह रहा है उसको दूसरा एंगल पूरा कर रहा है। ठीक है, तो x और y दोनों की वैल्यू कब सेम होगी? अगर वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो 45 डिग्री पर। 45 प्लस 45 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही आगे अब क्या आएगा, तो ये तो कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, फिर हुआ हमारा क्या, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, यहाँ से मैंने कितना बताया 90 डिग्री के बराबर। यहाँ से किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के। मतलब दो एंगल्स ऐसे हैं जिनका सम 180 डिग्री है, तो उनको हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। ठीक है ना। तो मान लो कि एक एंगल मैंने ये बनाया इस तरीके से, तो आप ये कहें कि सर एक 90 का दोनों 180 डिग्री हो गए, हो सकते हैं, लेकिन इसका ये बिल्कुल मीनिंग नहीं कि हमेशा 90 के ही हो। ठीक है ना। तो अगर सपोज कर लो कि ये मैंने बना लिया कितने डिग्री का, 80 डिग्री का बना लिया, तो दूसरा इसका जो वो एंगल होगा वो क्या होगा, 100 डिग्री का होगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, वो सप्लीमेंट हो जाएंगे। अगर इसको मैंने y मान लिया, इसको मैंने x मान लिया, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंड x एंड y और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना कॉम्प्लीमेंट, ऐसे यहाँ पर क्या होगा कि वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स ये हुआ करते हैं। और आगे देखते हैं फर्स्ट वीडियो एंड कॉपी इट। अब एक पेयर ऑफ एंगल्स आएगा जिसको कि हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स। तो पहले भी था, क्योंकि पहला लाइन पिछली क्लासेस में भी पढ़े हैं। तो यहाँ पे लिखा हमने एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एक डायग्राम बनाया, ये एक रे बनाई, मान लो एक ये बनाई और दूसरी रे ये बनाई। ठीक है, इसका नाम डाल लिया ए ओ बी और सी। ठीक है, यहाँ हम क्या लिखेंगे कि ए ओ बी एंड बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स। तो क्यों एडजेसेंट कहा गया इनको, क्या कंडीशन है इसकी? देखो दोनों में क्या होगा कि एक आर्म कॉमन होगी दोनों एंगल्स में। ये OB इस एंगल का भी पार्ट है और ये OB इस एंगल की भी एक लाइन है। ठीक है ना। ये चाहे इसको आर्म कहते हैं, तो OB एंगल AOB की भी एक आर्म है और एंगल BOC की भी एक आर्म है, और तो OB दोनों में कॉमन हो गई। तो इसका मतलब ये कैसा पेयर हो गया एंगल्स का, एडजेसेंट एंगल्स हो गया। ठीक है, ये ऐसा नहीं आ सकता, इसके अपोजिट में नहीं आएगा। ठीक, इससे कम पर रहेगा। तो ये किस टाइप के एंगल्स हो जाएंगे, ये एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद होगा कि लीनियर पेयर, जिसको कि पूरे चैप्टर में ठीक ठाक इस्तेमाल करेंगे। लीनियर पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स ये क्या होते हैं, वो दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, उनको हम कहते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। अब आपको कि सप्लीमेंट्री में भी तो ऐसा था, सप्लीमेंट्री में दो अलग अलग एंगल्स थे, इसमें 180 डिग्री से कम था। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मैंने मान लो कि ये बनाया और इस पर एक ये रे और स्टैंड कर दी, ये x है और ये y है, ये एंगल मान लिया मैंने x और ये एंगल मान लिया y। तो AOB और C। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री
और ये किस टाइप के एंगल है, लीनियर पेयर एंगल, शॉर्ट में हम इसको एलपी लिख सकते हैं। इनको हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, ये जरूरी नहीं बेटा कि ये लाइन स्ट्रेट हो। मैं अगर ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दूं और उस पर एक लाइन ये बना दूं तो ये प्लस ये भी लीनियर पेयर है। ठीक है, इस लाइन को अगर मैं इस तरीके से बना दूं और यहाँ पर ऐसे बना दूं तो ये भी और ये भी लीनियर पेयर है। इस लाइन को अगर मैं ऐसे बना देता हूँ और यहाँ बना दिया तो ये प्लस ये भी लीनियर पेयर एंगल्स हैं। मतलब एक तरफ ये दोनों एक लाइन के एंगल जो बने हुए हैं वो एक पेयर हो गया, और वो पेयर कैसा हो गया, लीनियर पेयर एंगल हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी ये कंडीशन नहीं कि ये 90, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री की हो। ठीक है, तो लीनियर पेयर ये है, इस टाइप के एंगल्स हुआ करते हैं। और आगे चलते हैं, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। देखो भाई, इसके बाद है हमारा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है कि अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती है, तो दो पेयर एंगल्स के क्या हुए, फॉर्म हो गए। तो दो पेयर जो बने वो कौन कौन से पेयर बने, एक तो ये पेयर बन गया और दूसरा ये वाला पेयर बन गया। ठीक है ना, तो ये एंगल इस एंगल का वर्टिकल एंगल है और ये एंगल इस एंगल का वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, और दोनों पेयर्स क्या होंगे कि इक्वल होंगे। अगर मैं इसका नाम डालूं कि 1 2 3 4, ठीक है, तो क्या होगा कि वर्टिकल अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग कि एंगल 1 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 3 के, और एंगल 2 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप के एंगल्स हम क्या कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कहा करते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा क्या है कि क्लास 8 तक पढ़ते थे तो वहां पर भी इस तरीके के कंसेप्ट बताए जाते थे, लेकिन इतना ही बता करके छोड़ दिया जाया करता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा कि इनको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। जैसे इस चैप्टर में एक तो सबसे पहले हम ये आपको प्रूफ करके बताएंगे, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करता है तो उनमें जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल कौन से होते हैं और वो कैसे इक्वल होते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स इक्वल हुआ करते हैं। तो इन सबको जब हम प्रूफ करेंगे तो हम क्लास 8 तक इनको क्या कहते थे कि बेसिक कंसेप्ट्स कहते थे या फिर स्टेटमेंट्स कहते थे। यहाँ हम उन स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, थ्योरम्स कहेंगे, और उन थ्योरम्स को क्या करेंगे कि प्रूफ करके दिखाएंगे। तो पहली बात हम इसको आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है, मैंने लिख दिया कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। क्या इक्वल है भी या नहीं है, लेट अस सी नाउ। तो ये हमारी बुक में दे रखा है कि ये थ्योरम 6.1, if the two lines intersect each other then vertical opposite angles are equal। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, ये फर्स्ट टाइम आएगा आपके उसमें, क्योंकि यूक्लिड्स ज्योमेट्री में इतनी ज़्यादा कोई थ्योरम थी नहीं। तो हमने ये यहाँ अच्छे से जानेंगे कि क्या क्या चेंजेज आएंगे। इसका नाम ओ डाल लिया, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या है कि अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो आपको बताना है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो इक्वल होते हैं वो इक्वल होते भी हैं या फिर नहीं, इस बात को हमने प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, हमने सबसे पहले लिखते हैं बेटा गिवन, कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो हमें यहाँ सिंपल से दो लाइनें दे रखी हैं और वो दोनों एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि ए बी एंड
CD are two lines intersecting each other at O पर काटते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं कि जो हमें बात निकालनी है, जो फाइंड आउट करनी है, तो उसको हम टू शो दैट भी लिख सकते हैं और टू प्रूव दैट भी लिख सकते हैं। टू प्रूव दैट, ठीक है। तो क्या हमें अभी हमने आपको बताया था कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, ये इसके इक्वल होना चाहिए और ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए। तो यही बात हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो हम क्या लिख दें कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD और दूसरा एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। अगर बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसका नाम 1 2 3 4 भी डाल सकते हैं, XYZ भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये बात हमने प्रूव करनी है। अब जब whenever we prove a theorem, then we write the given to prove that construction, then prove, then hence prove। तो किसी किसी डायग्राम में कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ती है और किसी किसी में डायग्राम में जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमको इसमें कंस्ट्रक्शन करें, बिना कंस्ट्रक्शन के ये प्रूफ हो जाएगा। तो यहां हमने लिखा कि प्रूफ, ठीक है। कैसे हम प्रूफ करेंगे इस बात को जानते हैं, पहले समझते हैं फिर लिख तो जाएगा ही। देखो कि अगर मैं इसको देखता हूं और इस लाइन को अगर मैं इस तरीके से दबा लेता हूं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, इस पे ये एक रे स्टैंड करेगी, तो ये एंगल प्लस ये एंगल लीनियर पेयर हो जाएगा। ध्यान से देखो कि अगर मैंने इसको इस तरीके से दबा लिया तो क्या बन गई, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई और ये एंगल प्लस ये एंगल क्या बन गया, एक लीनियर पेयर एंगल बन गया। क्यों? क्योंकि ये रो इस पे स्टैंड करती है। तो हम यही बात पहले लिख लेंगे, तो लिखते हैं। यहाँ लिखा कि एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये क्या है हमारा लीनियर पेयर एंगल। ये बेटा लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो टीचर नंबर काट लेगा अगर पेपर में आया तो, ठीक है। क्या ऊपर हम लिख सकते थे यहाँ पे कि CD इज ए लाइन एंड रे AO स्टैंड्स ऑन इट, ये बात लिख सकते थे। तो अब देखो ये है, इसी तरीके से हमने क्या किया कि आप देखें कि ये आ गया, ये लाइन आ गई AB, उस पर ये रे स्टैंड करती है, तो क्या बनेगा हमारा, तो हमारा बना कि एंगल AOD प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, ठीक है। तो अब देखो इसको नंबर 1 मान लिया, इसको नंबर 2 मान लिया, यहाँ पर भी 180 है, यहाँ पर भी 180 है, दोनों तरफ 180 है ना। तो इसका मतलब ये तो दोनों इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या लिख देंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOD, ठीक है। AOD सेम है, इक्वल के इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो AOC इज इक्वल टू एंगल क्या बन गया, BOD। तो कौन सा पार्ट प्रूफ हो गया, ये पार्ट हमारा क्या होगा, प्रूफ होगा, ठीक है। तो अब जैसे ये पार्ट फर्स्ट प्रूफ हो गया, आगे भी देखते हैं भाई। पार्ट ये फर्स्ट प्रूफ लिख दिया हमने, प्रूफ, ठीक है। वैसे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, बाकी दोनों जो पार्ट है उसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन प्रूव करके देख लेते हैं कि ये कैसे प्रूफ होगा। ऐसे भी हो सकता है, बहुत सारे तरीकों से ज्योमेट्री का क्वेश्चन सिंप्लीफाई किया जा सकता है। भाई देखो ये प्लस ये 180 डिग्री, ये प्लस ये 180 डिग्री, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इन सबका सम 180 डिग्री है, ये इसके इक्वल है, तो वो इन सब चारों का सम 360 डिग्री है, तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी इसके यहाँ से निकाला जा सकता है, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा तब निकल करके आएगा। तो सिंपल सा लिख लेते हैं कि क्या हुआ कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू
180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर है, ठीक है। और फिर हमने क्या लिख दिया कि एंगल BOD प्लस एंगल AOD, ये भी 180 डिग्री है, ये भी लीनियर पेयर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इसके इक्वल हो गया। इसको नंबर 3 मान लेते हैं हम, और इसको 4 और इसको 5, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि फ्रॉम 4 and 5 बी गेट क्या हमें मिलेगा कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOD प्लस एंगल AOD। अब ऊपर हमने क्या प्रूव कर चुके हैं, AOC बराबर BOD, AOC कहाँ में ये और BOD ये दोनों बराबर है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि बट एंगल AOC बराबर एंगल BOD, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो गया, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि AOC प्लस BOC इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल AOD, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया, BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, हेंस प्रूव्ड। नीचे क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये भी लिखना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन खत्म हो गया, मतलब मैंने प्रूव कर दिया। ये पार्ट सेकेंड प्रूफ हुआ और यहाँ कहीं पर ये पार्ट फर्स्ट प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 और 6.1 के बाद फिर और कुछ कंसेप्ट आएंगे पैरेलल लाइंस के, फिर आएगा एक एंगल आएगा, तो वहाँ पर कुछ प्रूव करेंगे, ठीक है ना। तो अगर ये कंसेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।